चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल राइट। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया को कहते हैं, ये पार्ट 3 में है। देखिए फंडामेंटल राइट रोटी कपड़ा मकान होता है ना, तो वही है फंडामेंटल। देन इसको गारंटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके कुछ देखेंगे इसमें राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम 19 से 22, एक्सप्लोटेशन 23 से 24, फिर रिलीजन का 25 से 28, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स के लिए 29 30। यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी था 31 जो कि हट गया। 31 ABC है, 32 ये रेमेडीज का है, फिर 33 में हम लोग देखेंगे मार्शल एक्ट, मार्शल लॉ, सॉरी पैरामेडिकल, और 34 में मार्शल में, 35 में पार्लियामेंट को। अच्छा फीचर्स देखेंगे क्या है। ये बेसिकली एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। ये स्टेट इसको इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। स्टेट बेसिकली करती क्या है, ये बैलेंस करती है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, ताकि जो इंडिविजुअल लिबर्टी है और सोशल कंट्रोल है ये बना रहे। इसके बाद आगे चलेंगे डायरेक्टली। हाँ, इसके अंदर यहाँ देखेंगे ये जो है ये नेगेटिव कैरेक्टर का होता है, क्योंकि ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है ना। बट कहीं कहीं पॉजिटिव नेचर भी है, जैसे कि प्रिविलेजेशन ऑन द पर्सन। ओके, इसके बाद ये जस्टिफिएबल है, मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए, इन्फोर्समेंट के लिए। इसके बाद है गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, यहाँ पे कहता है कि सैक्रोसैंक्ट या परमानेंट नहीं है ना, पार्लियामेंट कैन कर्टेल। यहाँ पे कह रहा है कि बट ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के थ्रू ही हम फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं, बट ध्यान रखना चाहिए विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ नेशनल इमरजेंसी में हम 2021 को छोड़ के बाकी सबको सस्पेंड कर सकते हैं, बट बाकी में जो रहेगा 2019 में क्या होगा कि अगर वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन है तो आप कर सकते हैं 19 को, लेकिन जब आर्म्ड रिबेलियन होगा जो कि पहले इंटरनल इमरजेंसी में आता है, मतलब इसमें आप 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है, ओनली वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन में। देन आगे देखते हैं आर्टिकल। यहाँ पे क्या है ना कि लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल 31A है आपका, अगर लैंड एक्विजिशन करना है 31A में कर सकते हैं। देन B9, बी को देखो हम 3 ऐसे लिखते हैं ना, बी, तो बी का मतलब है 3 9 शेड्यूल, ठीक है। एंड जिसमें कि हम एक्ट को इंक्लूड करते हैं कि वो जुरिडिक्शन के बाहर है, लेकिन अब कर दिया गया जुडिशियल रिव्यू में। सी के बाद क्या आता है, DPSP है। DPSP प्रिवेल करेगा मतलब अगर दोनों में कंफ्लिक्ट होता है तो। इसके बाद 33 में पैरामेडिकल एंड आर्म फोर्सेस, पुलिस, देखो जल थल और वायु है ना, 3 सेना, तो 3 लेकिन अब सेना आ गया तो भाई मार्शल एक्ट तो लगेगा ही ना, तो मार्शल एक्ट के लिए क्या आ गया, तो 34। देन ये 35 में कहता है कि पार्लियामेंट इज अ सोल अथॉरिटी नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट। अच्छा, यहाँ देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट में ये सारे हैं डेफिनेशन में, जो पार्शली या लीगली स्टेट में हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, डायरेक्ट बोर्ड्स हैं, ट्रस्ट हैं, ये सब आएंगे स्टेट, जो कि आर्टिकल
12 में डिफाइन किया गया है। ओके, आर्टिकल 13 में क्या करते हैं, ये फंडामेंटल राइट को ये देता है, जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है। किसको? कोर्ट को। ठीक है, जिसके अंदर उसको इन्फोर्स कराने के लिए रेमेडियल फीचर्स हैं 32 में, जिसके अंदर ही रेट है। ठीक है, 226 हाई कोर्ट को मिला है और 32 सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे लॉ जो है डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 में कि परमानेंट लॉ जो होगा, ठीक है, टेम्पोररी लॉ या स्टेटूटरी कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, वो सब, और नॉन लेजिस्लेचर सोर्सेस है ना, जैसे कस्टम्स हो गया, कस्टम ऑफ यूजिंग, ये सब। ठीक है, आर्टिकल 13 जो ना डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट अ लॉ। ठीक है, पहले कहता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना वो लॉ नहीं है, इसीलिए उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी वायलेशन नहीं है फंडामेंटल का। बट केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द वायलेट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। देन यहाँ पे कुछ टेबल में दिए हुए फंडामेंटल राइट इजी है ना, 14 to 18। 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे 14-15 में हुई है ना, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। देन अपॉर्चुनिटी है ना, इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16। यहाँ पे 16 साल में पहले लोग जॉब करने जाते थे। ठीक है, 17 में एंटीसिबिलिटी है, 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मिलिट्री एंड एकेडमिक, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। देन आगे आते हैं 19 से केस। 19 में यही है, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड प्रोफेशन, रेसिडेंस भी है। देन इसके बाद कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। देखो 20 और 22 में डिफरेंस ये है, यहाँ पे कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है और यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। ठीक है, ये यहीं पे पेनेटिव और डिटेंशन होगा, पेनेटिव और एक और है। ठीक है, आर्टिकल 23-24 23 में 2 से 3 कौन होता है? फैमिली, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। देन 24 घंटा बच्चा से कोई काम लेता है क्या? 24 घंटा तो चाइल्ड लेबर आ गया फैक्ट्री में, क्योंकि फैक्ट्री 24 घंटे चलती है तो वहाँ बच्चे को भेज दिया जाता है। अच्छा, 25, 26, 27, 28। 25 में देखेंगे कन्फाइंस है, यानी प्री पोजीशन, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ये। लेकिन जैसे हम 26 में आते हैं तो यहाँ मैनेजमेंट है, ये मैनेज रिलीजियस अफेयर है। 27 में टैक्सेस उसको रिबेट मिला हुआ है। 28 में क्या है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 29 और 30 में देखेंगे। 29 में ना नॉट ओनली माइनॉरिटी बट मेजॉरिटी का भी है, जो प्रिजर्व करता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को। लेकिन 30 में क्या नाम, स्पेशली माइनॉरिटी को दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्टर करने के लिए। ठीक है, 32 रेमेडियल है। इसी में आता है रेट, हम क्यों PCQ, HM PCQ। अब यहाँ फंडामेंटल राइट है ना, 15, 16, 19, 29, 30 याद रखेंगे। 15, 16, 19, 29, 30 इसको छोड़ के बाकी दोनों को मिलता है। एक्सेप्ट इन एनी अलायंस, मतलब अगर दुश्मन का कोई है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान कोई आ जाता है तो यहाँ पे इसको नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी बिफोर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे ना 2 बातें कह रखे हैं।
एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश का है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इतना हमने देख लिया। अब जहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ में, इसमें अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलता है बिफोर लॉ। उसके बाद इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ। लेकिन अगर हम आगे की बात करें उसी में कोई भी पर्सन चाहे वो रिच हो पुअर हो कोई भी हो उसको एबव लॉ नहीं मान सकते बिफोर लॉ में, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अच्छा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर क्या आता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे देखा जाता है बोथ इन प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज। इसके बाद सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन और सिमिलर सिचुएटेड। ठीक है, जैसे कि आप कोई गरीब है कोई अमीर है तो दोनों को इक्वल टैक्स नहीं लग सकता, ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, एंड लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद आता है नेगेटिव कंसेप्ट है पहले वाला, मतलब वो इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कंसेप्ट है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो पॉजिटिव है। देन आते हैं डज नॉट अप्लाई डिफरेंट। ठीक ठीक ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ के अंदर है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसके बाद एक्सेप्शन तो इक्वालिटी में क्या ना 361, इसमें इम्यूनिटी मिला हुआ है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, कोई भी लॉ के अंदर हम उसको पावर और ड्यूटी के अंदर अगर उसने कोई डिसीजन परफॉर्मेंस किया तो नहीं कर सकते, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है। ठीक है, अरेस्ट नहीं कर सकते, इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते इसके उनके टर्म में। अच्छा सिविल प्रोसीडिंग्स में भी नहीं कर सकते हैं गवर्नर से भी। ठीक है, यहाँ पे ये है कि न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश करते हैं तो यहाँ पे वो लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन। बाकी यहाँ देखते हैं आर्टिकल 31C अगर आएगा तो 14 चला जाएगा, मतलब इक्वालिटी की हमें बात नहीं होगी। ठीक है, जैसे यूएनओ है यहाँ पे उसको मिलेगा इम्यूनिटी। अच्छा फॉरेन सर ये सॉवरेन से रूलर्स हो गया, एम्बेसडर हो गया, उनको इम्यूनिटी मिलेगा क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इस आर्टिकल 15 में ही कहता है कि ओनली लिखा हुआ, यहाँ पे दो बातें लिखी गई कि इन सारे ग्राउंड पे नहीं होगा, इसके अलावा दूसरा है ओनली, पहला है डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा ओनली। ओनली मतलब कि अदर ग्राउंड से हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं बट इस पे नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्सेप्शन है, वही है इम्पोर्टेंट नहीं इतना, यही सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को हम दे सकते हैं, बट यहाँ इकोनॉमिकली मेंशन नहीं था क्योंकि बाद में ऐड किया गया। ठीक है, शेड्यूल्ड एजुकेशन SC/ST वाले को भी हम लोग दे सकते हैं। अच्छा एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिगार्डिंग देयर एडमिशन। अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी हम को देना पड़ेगा, जैसे EWS वाला कोटा होता है, लेकिन वेदर एडेड और अनएडेड अगर वो मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा। 93 अमेंडमेंट एक्ट में बाकी चीज़ें हुई हैं, मंडल कमीशन आया, क्रीमी लेयर आया। ठीक है,
इतना डिटेल नहीं जाते। अच्छा, यहाँ देखते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में ये एक्ट आया था। ओके, यहाँ इम्पोर्टेंट है, अनटचेबिलिटी कहीं डिफाइन नहीं किया गया। एबोलिशन ऑफ टाइटल में देख लेंगे कि अगर मिलिट्री या एकेडमिक है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके बाद प्रोविट सिटीजन एक्सेप्ट एनी टाइटल, कोई टाइटल आपको फॉरेन स्टेट दे रही है तो फिर भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, अगर फॉरेनर भी है तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, फॉरेनर भी अगर इंडिया में है ना तो वो भी बिना प्रेसिडेंट के नहीं ले सकते हैं। इसके बाद कोई सिटीजन या फॉरेनर जो है ना वो ऑफिस, प्रॉफिट या ट्रस्ट के अंदर आता है तो वो भी नहीं ले सकते विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, ये आर्टिकल 19 में। अच्छा, जो 7वां आर्टिकल था ना उसको खत्म कर दिया गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 78 के अंदर प्राइवेट कर दिया गया। इसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन फ्रीडम टू असेंबली, इसमें 144 धारा लगता है, 141 धारा लगता है। 2 ग्राउंड्स, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ये 2 चीजें मेंटेन करनी होती है। 44 में और जमा नहीं हो सकती ह्यूमन लाइफ हेल्थ सेफ्टी के लिए। देन देखते हैं नेक्स्ट मूवमेंट, ये सब सिंपल है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, प्रोफेशन, प्रोटेक्शन, रिस्पेक्ट, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये इम्पोर्टेंट है। ऑफेंसेस के लिए आर्टिकल 20, यहाँ पे एक्सेसिव पनिशमेंट टू द एक्यूज्ड पर्सन, आर्बिट्री के लिए इसको रोका जाता है। जैसे किसी को आपने कैद कर लिया तो उसके पास ये 3 राइट्स हैं, जैसे ये है, ये दोनों को मिलेगा एक्सेप्ट, देखेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब कि ऑफेंस हो गया उसके टाइम के पहले नहीं लगा सकते। अगर तब तक अगर लॉ आया है तो वो इन्फोर्समेंट होगा, उसके बाद अगर कोई लॉ आता है तो वही होगा। ये नहीं कि हम रेट्रोस्पेक्टिव लगा दिए। जब डबल जेपार्डाई नहीं होगा, मतलब एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकता। सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, उसको खुद ही के लिए गवाह तैयार करते हैं कि हाँ तुमने किया है, नहीं कर सकते। 20 नहीं, ये तीनों ओनली क्रिमिनल लॉ में। ये जो भी है ना प्रोसेस, इसमें केवल क्रिमिनल लॉ में ही अप्लाई होगा। यहाँ पे जो है आपका सिविल लॉ में या टैक्सेस लॉ में ये नहीं एप्लीकेबल होगा। तब यानी कि टैक्स लॉ या सिविल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव लगाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, डबल जेपार्डाई जो है ना ओनली बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, जुडिशियल ट्रिब्यूनल। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि अवेलेबल नहीं है अगर वो प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल है या एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्योंकि वहाँ तो ऑब्वियस है कि एक कैट में कोर्ट केस चलेगा और एक अलग जगह चलेगा, डिपार्टमेंटल भी चलेगा। अगर जुडिशियल नेचर नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में दोनों है, जैसे कि ओरल एविडेंस है या डॉक्यूमेंट एविडेंस है, दोनों को एक्सटेंड किया गया, लेकिन नॉट एक्सटेंड कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए कंपल्सरी नहीं किया गया।
और कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन भी नहीं देने के लिए कह सकते हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर के वो। अच्छा, मतलब ये तो आपको देना ही पड़ेगा जो मांग रहा है ना, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट या गिव थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड सैंपल, ये देना ही होगा। ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कंपल्सरी एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी फॉर द एक्सटेंड ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये तीनों जो है क्रिमिनल के लिए, सिविल के लिए तो है ही नहीं। बाकी ये सारी चीजें आ गई गोपालन केस आया था 50 में, जिसमें कहा था कि स्टेट कैन डिप्राइव राइट टू लाइफ, बट बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया। और केशवानंद भारती, सॉरी क्या नाम है इसका, मेनका गांधी, मेनका केस में इसका इंक्लूड किया गया। तो बहुत ऐसे सारे 21 में हैं, जैसे डिग्निटी, लिवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फ्री लीगल एड, फ्री एजुकेशन, ठीक है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, अच्छा, फ्री ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, ये भी है। इसके बाद हैंडकफिंग, ह्यूमन ट्रीटमेंट, इनह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिलेड एग्जीक्यूशन, ट्रैवल अब्रॉड, इम्पोर्टेंट है, बॉन्डेड लेबर, हरासमेंट, इमरजेंसी मेडिकल एड, टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉट टू बी ड्रिवन आउट बाय द स्टेट। अच्छा, फेयर ट्रायल, यहाँ देखे हैं, पब्लिक हैंगिंग भी इसमें ऐड किया गया, पब्लिक हैंगिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्लिप है, इलेक्ट्रिसिटी है, नॉइज पॉल्यूशन भी है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, 6 to 14, 86 2002 में। बस इससे ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। 51A में भी जोड़ा गया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट चाइल्ड। 93 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अरेस्ट देखो यहाँ देखो, दो कड़ी ऐसे लगा हुआ रहता है, हथकड़ी जैसा, तो 22 याद रखेंगे। 22 में पनिटिव और प्रिवेंटिव दोनों होते हैं, विदाउट ट्रायल, द अदर हैंड मीन्स ऑफ डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। ठीक है, पास्ट कल ऑफेंस के लिए नहीं कर सकते हैं, बट वो प्रिवेंटिव में है और पनिटिव में हो चुका है। तो इसमें दो पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ऑर्डिनरी लॉ भी काम करेगा, जैसे सेकेंड पार्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 ऑर्डिनरी लॉ, पनिटिव में ऑर्डिनरी लॉ लगेगा, इन्फॉर्म ग्राउंड में बताना पड़ेगा। इसके बाद कोई भी डिफेंडेंट को जैसे लीगल प्रैक्टिशनर है उसको कंसल्ट करने देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 24 घंटे के अंदर, आफ्टर 24 घंटा मतलब मजिस्ट्रेट अथॉरिटी चाहिए। सेफ गार्ड नॉट अवेल टू एन एनी, ठीक है, नॉट कवर्ड अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। देखो 4 कंडीशन में ना ये कवर नहीं होगा, डिटेंशन वाला। अच्छा, पनिटिव डिटेंशन में नहीं होगा, अगर वो कोर्ट द्वारा ऑर्डर पास हो गया तो। इसके बाद सिविल अरेस्ट है तो केवल क्रिमिनल के लिए, ओनली क्रिमिनल, क्वासी क्रिमिनल। ठीक है, इसके बाद अगर फेल्योर टू पे इनकम टैक्स वगैरह में भी ये सब काम नहीं होगा। इसके बाद है डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन,
अगर एलियन को भी डिपोर्ट कर दिया तो फिर भी ये नहीं होगा। ठीक ठीक। इसके बाद देखो दूसरा जो पार्ट है ना आपका प्रिवेंटिव वाला, इसमें सिटीजन और एलियंस दोनों को इंक्लूड किया गया। तो ऑब्वियसली तो उसमें भी था 3 मंथ वाला सिस्टम है इसमें, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। और उसके बाद हमें जजेस ऑफ हाई कोर्ट से कंसेंट लेना पड़ेगा। ये डिस्क्लोज पब्लिक इंटरेस्ट में अगर है तो जरूरी नहीं है हमें डिस्क्लोज करना, लेकिन अगर नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा कि आप ये क्राइम कर सकते हैं। ओके। 44वां अमेंडमेंट एक्ट में 2 मंथ करना था, लेकिन वो अभी तक 3 मंथ ही है। इसके बाद बाकी सिंपल है। चाइल्ड लेबर में क्या है, हार्मलेस और इनोसेंट वर्क के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में देखो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 25 में कहता है कि नॉट ओनली रिलीजन बिहेव बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे रिचुअल्स वगैरह ये सब है। यहाँ पे देखिए रिस्ट्रिक्टेड एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल, स्टेट को परमिट दिया गया है कि अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होता है इकोनॉमी में, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल में कोई दिक्कत आती है तो वो प्रैक्टिस को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है। देन यहाँ पे देखो 26 की बात करते हैं तो मैरिज की बात करते हैं। देखो 26 जनवरी को क्या होता है, मैनेजमेंट काफी तगड़ा रखना पड़ता है ना, मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसमें स्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल पर्पस के लिए कर सकती है, ऑन अफेयर्स ऑफ मैटर, एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, रिलीजियस डोमिनेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड 3 कंडीशन। ठीक है। डिस्ट्रिक्टिव नेम होना चाहिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें 2-3 कंडीशन रखे गए कैसे रिलीजियस डोमिनेशन होगा। इसमें कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कुछ फॉर द स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। इसके बाद कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्टिव नेम होना चाहिए कोई, रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग, ये सब माना जाएंगे, लेकिन अरविंदो सोसाइटी को नहीं माना जाएगा रिलीजियस डोमिनेशन। टैक्सेशन के लिए है कि स्टेट जो है वो प्रोहिबिट करता है, टैक्स नहीं कर सकते बाकी, लेकिन रिलीजियस मैनेजमेंट के लिए सिक्योरिटी के लिए ले सकते हैं फीस, जैसे पिलग्रिमेज वगैरह के लिए। नॉट अप्लाई टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में अटेंडिंग। यहाँ देखो गवर्नमेंट ट्रस्ट वगैरह में अप्लाई नहीं करेगा, आर्टिकल 28। यहाँ देखेंगे 4 टाइप का होगा, एक तो फुल्ली स्टेट द्वारा, दूसरा इंस्टीट्यूशन है बट स्टेट बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट और ट्रस्ट। गवर्नमेंट और ट्रस्ट अगर है वो तो वहाँ पे ये नहीं चलेगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज परमिटेड, बाकी में कोई परमिशन नहीं है। मतलब इन दोनों में वॉलंटरी होगा, इसमें तो नहीं होगा। इसके बाद माइनॉरिटीज में देखो 29 में कह रहा है कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करना है। ठीक है। राइट ऑफ ए ग्रुप, फाइल सेकेंड प्रोविजन जो है राइट ऑफ ए सिटीजन को देता है। देन यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल 29 जो है ना रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज को देखता है। इसके अलावा सेक्शन ऑफ सिटीजन के अंदर लिखा है माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी दोनों को देखना है। ठीक है। ऑल माइनॉरिटी, यहाँ पे 30 आर्टिकल में ऑल माइनॉरिटीज है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ये है। इसके बाद आर्टिकल 31 के अंदर फंडामेंटल राइट जो कि खत्म कर दिया गया प्रॉपर्टी वाला। आर्टिकल 30 में ओनली माइनॉरिटी,
अच्छा, आर्टिकल 30 में ऑन लैंग्वेज को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, चिल्ड्रन को पढ़ाना हो तो आर्टिकल 30 में। उसके बाद 3 टाइप के होते हैं, रिकग्नाइज्ड, एक ओनली रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द स्टेट, नॉट एडेड और नाइदर नॉर वाला। तो इसमें जो है ना थर्ड टाइप और फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर। चलिए आगे देखते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर क्या रीट है। रीट इसमें टाइप इसको देखेंगे, ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का, ठीक है। इसी को कहते हैं इंग्लिश लॉ या प्रोग्रेटिव रेट, जो पहले किंग टाइम में आया करता था। यहाँ देखेंगे फंडामेंटल कैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे डिफरेंट है इसके मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट में ओनली फंडामेंटल राइट के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मतलब रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और अदर राइट के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ होल इंडिया करता है सुप्रीम कोर्ट, और ये क्या करेगा, विद इन स्टेट या अदर इफ वो उसमें इन्वॉल्व है तो। इसके बाद यहाँ पे क्या ना सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकती, इसीलिए इसको बोला जाता है डिफेंडर गारंटर। ठीक है, और ये जो है ना डिस्क्रिप्शनरी है, करना है तो करेगा, नहीं तो अपने मन पर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्शन पीसी क्यों, हम पीसे क्यों, रिट रीठा को हम पीसे क्यों, रीठा को हम पीसे क्यों, सही, उसको ऐसे दे दो पानी में फूलने के लिए, हम पीसे क्यों, एक्शन पीसे क्यों। ठीक है, यहाँ देखेंगे एक हाबिस कॉर्पस एक अकेला है जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के लिए इशू होता है, बाकी में नहीं होता है। अब यहाँ अगर ये 4 कंडीशन होंगे ना तो ये फिर ये भी नहीं आएगा हाबिस कॉर्पस। जैसे कि डिटेंशन ऑफ लॉफुल, अगर लॉफुल है तो इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ लीगल या कोर्ट के द्वारा, अगर कोर्ट कंटेम्प्ट है तो भी नहीं ला सकते। इसके बाद लेजिस्लेचर में और आउटसाइड द जुरिसडिक्शन, अगर जुरिसडिक्शन के भी बाहर है तो। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है मैंडामस। मैंडामस में कि स्टैट्यूटरी फोर्स के थ्रू ही पास कर सकते हैं। इसके बाद ये प्राइवेट और इंडिविजुअल को नहीं कर सकता था, या प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वगैरह को भी नहीं कर सकते हैं। मतलब वी कमांड, इसमें होता क्या है, ये ऑफिसर्स को कमांड करता है, ये काम तुमने क्यों नहीं किया, कुछ ऐसा ही है। एनी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेट, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, इसके बाद गवर्नमेंट फॉर सेम पर्पस को करेगा। इन तीनों में नहीं होगा। प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट प्रोसेस द स्टैट्यूटरी फोर्सेस, अगर स्टैट्यूटरी फोर्सेस नहीं है डिपार्टमेंटल में तो भी नहीं होगा। ड्यूटी इज डिस्क्रिमिनेटरी, व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिमिनेटरी है ना, नॉट मैंडेटरी, अगर मैंडेटरी होगा तभी, अगर डिस्क्रिशनरी होगा तो फिर भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट को भी नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नर को भी नहीं कर सकते। देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ना, एक्टिंग इन द जुडिशरी कैपेसिटी में भी नहीं कर सकते। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में प्रोहिबिशन जो है एक तरह का प्रिवेंटिव है, और दूसरे जगह पे जो है ये है आपका सर्टियोरिक, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों है।
ठीक है। तो लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल तो प्रिवेंट था। यहाँ पे देखो ओनली जुडिशियल जुडिशियल के लिए एक्सीडिंग लिमिट, अगर लिमिट एक्सीड कर रहा है तो प्रोहिबिट लगाएगा। यहाँ पे कोई भी नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड प्राइवेट, किसी को नहीं। इसके बाद सर्टियोरी में क्या करते हैं, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। यहाँ पे ट्रांसफर केस को बोलता है ट्रांसफर करो हमें। ऑल्सो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस क्वासी एंड जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल को भी यहाँ पे करेगा। बट यहाँ अमेंडमेंट में हमने देखा कि क्वासी जुडिशियल को नहीं किया। सॉरी, यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, like a prohibition, surgery is also available against the legislative body and private individuals। अच्छा, ये अवेलेबल नहीं है, मतलब उसके लिए प्राइवेट इंडिविजुअल और लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए। Certiorari can be issued even against administrative authority। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में कर सकते हैं। अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल के राइट को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी करेगा प्रॉब्लम तो कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्यू वारंटो, मतलब किस अथॉरिटी से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है ना कि ओनली स्टेटूटरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, और एक्सेप्ट मिनिस्ट्रियल ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, दोनों में नहीं कर सकते हैं। मिनिस्ट्रियल ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस में नहीं होगा। कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम पर्सन, पब्लिक ऑफिस। ओनली इन केस ऑफ substantive public office, permanent character created by statutory or by constitution, cannot be issued in case of ministerial office। ministerial office और private office के लिए नहीं कर सकते। Unlike the other four right, this can be sought by any interested person and not necessarily by aggrieved person। देखिए कोई भी PIL आप लगा सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट है वो आके फाइल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आर्म फोर्सेस में देखेंगे क्या होता है। आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट में 33 है। यहाँ पे छोटा सा देखेंगे टेबल दिया होगा, ये जो है ना केवल फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करेगा, मार्शल लॉ। लेकिन यहाँ पे जो है ना फंडामेंटल राइट के साथ साथ रिलेशन सेंट्रल स्टेट का, इसमें रेवेन्यू, लेजिस्लेटिव का अफेक्ट हो जाएगा। ये देखो मार्शल लॉ क्या करेगा, सस्पेंड कर देता है गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ को कोर्ट में, लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहता है ऑर्डिनरी कोर्ट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिस्टोर कर देता है ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन। यहाँ पे it can impose only 3 grounds, जैसे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन। इसके बाद हम स्पेसिफिक एरिया पे कंट्रोल करता है, ये पूरा इंडिया पे भी कर सकता है और स्पेसिफिक पे भी कर सकता है। इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इम्प्लिसिटली, इसमें प्रॉपर डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं देखना है। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे इसके बाद। थैंक यू।